फंडामेंटल बात समझिए कि कैसे पूरे समाज को रोजगार दिया जा सकता है। जिसको भी लग रहा है कि सरकारी नौकरी से दिया जा सकता है, बिल्कुल इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए। पूरे बिहार में 23.25 लाख लोग आज सरकारी नौकरी करते हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सिर्फ 23.25 लाख लोग, मतलब 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी आज करते हैं। तो किसी भी हालत में सरकारी नौकरी के जरिए समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। पूरे इंडिया में 3% लोगों को सरकारी नौकरी है। किसी भी व्यवस्था को बना दीजिए, 98% आदमी को तो सरकारी नौकरी से लाभ नहीं होने वाला। दूसरा, लोगों को लगता है कि भैया फैक्ट्री लगवा दीजिए, फैक्ट्री लगाकर भी आपको रोजगार नहीं मिल सकता। यहाँ पर जो लोग इकोनॉमिक्स को समझने वाले बैठे हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 भाग में लोग बताते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इज सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो है वो तीसरा है। ये तीनों मिलाकर ही 100% समाज की इकोनॉमी की परिकल्पना है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों मिलाकर ही 35% होता है। छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग सब जोड़ दीजिएगा, पूरी कृषि जोड़ दीजिएगा तो 35% ही होता है। देश के स्तर पर भी और बिहार में भी 65% इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर का है। होटल है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, अस्पताल है, टैक्सी है, जो पूरा सर्विस सेक्टर है। जब तक उसको नहीं सुधारा जाएगा, जब तक कंजम्पशन नहीं यहाँ होगा, तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है। जनसुराज क्या कह रहा है इसके लिए? इसके लिए जनसुराज ये कह रहा है कि 15 साल से 50 साल की उम्र के हर व्यक्ति के हाथ में पूंजी उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोग कुछ न कुछ स्वरोजगार कर सके। कैसे होगा ये? पहले आप समझिए कि देश का सबसे कैपिटल स्टार्व्ड स्टेट है बिहार। यहाँ पर लोगों के पास पैसा ही नहीं, किसी के पास पैसा नहीं। बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है, इसलिए उसके पास पूंजी है नहीं। दूसरा पूंजी का स्रोत है जो बोरोड कैपिटल है। जिनके 20% के पास भी समाज में पैसा है, वो कुछ क्यों बड़ा नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पर बैंकों से लोन नहीं मिलता है। बैंक के साथ बैठे हुए हैं। एक यहाँ रेशियो है, आरबीआई देश में जारी करता है, जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जो ये बताता है कि समाज में पूंजी की उपलब्धता कितनी है। बैंकों के पास ये स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है कि जो पैसा आप और हम बैंक में रखते हैं, उसका 70% पैसा उनको लोन के तौर पर समाज को वापस देना है। देश के स्तर पर अभी सीडी रेशियो है करीब 74%। मतलब पूरे इंडिया के लोगों ने बैंकों में जो अगर 100 रुपया रखा तो बैंकों ने 74 रुपया लोन दिया। बिहार में सीडी रेशियो कितना है? बिहार में सीडी रेशियो है 40%। अगर 100 रुपया हम लोगों ने बैंक में जमा किया तो बैंकों ने सिर्फ 40 रुपया ही वापस लोन के तौर पर दिया। इसका नतीजा क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। अगर सीडी रेशियो 70 भी रहता तो 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट होता, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए। लेकिन चूंकि सीडी रेशियो 40% है तो पैसा मिला 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया बैंक से? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर किया जहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां फैक्ट्री लग रही है, जहां रोजगार क्रिएट हो रहा है। गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में हर राज्य में सीडी रेशियो है 90 से ज्यादा। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो वहां पर सीडी रेशियो 104 रुपया बैंकों ने लोन दिया। वो पैसा आंध्र में कहां से आया? वो पैसा यहाँ बिहार के बैंक ने ट्रांसफर किया। अगर बिहार में सीडी रेशियो को 70 कर दिया जाए बैंकर्स के साथ मिलकर, तो हर साल बिहार में 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होने लगेगा। अगर आप अंदाजा लगाइए 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा यहाँ इन्वेस्ट हो तो कितने ज्यादा लोग घर बनाएंगे, कितनी ज्यादा गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। अगर कंजम्पशन बढ़ाना है तो पूंजी उपलब्ध होना चाहिए। तो जनसुराज की ये सोच है कि 15 साल से 50 साल के हर उस व्यक्ति को जो कुछ न कुछ रोजी रोजगार करना चाहता है, उसको लोन उपलब्ध कराया जाए, उसको बैंकों के साथ मिलकर पूंजी उपलब्ध कराई जाए, ताकि घर घर रोजी रोजगार हो सके। चूंकि बिहार की स्थिति इतनी खराब है तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वो लोन 10% पर, 12% पर नहीं, 4% पर उपलब्ध कराया जाए। इन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से 3 लाख करोड़ के बजट से 6,000 करोड़ रुपया अगर साल का खर्च हो तो 1 लाख करोड़ रुपया अलग से समाज को मिल जाएगा। तो टोटल 2 लाख करोड़ रुपया लोन दिलाने के लिए सरकारी खर्च आएगा सिर्फ 12,000 करोड़।
लोग देंगे 8,000 करोड़ और 2 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट, उससे पूंजी, व्यापार, रोजगार बढ़ेगा। पहला ये है कि लोन उपलब्ध हो, दूसरा ये है कि लोन 4% पर सस्ते दर पर उपलब्ध हो, और तीसरा रोजी रोजगार के लिए हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को सीधा कृषि से जोड़िए। किसी ने कहा कि केंद्र से जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक बात है। पिछले साल मनरेगा में बिहार का यूटिलाइजेशन है 39%, मतलब 100 रुपया जो केंद्र से हम लोग ला सकते थे, तो 61 रुपया तो लेकर ही नहीं आए। जो लेकर आए उसमें 40% चोरी कर लिया। क्यों नहीं लेकर आ पाए, आप इसको जानने की जरूरत है। इसलिए नहीं लेकर आ पाए कि केंद्र सरकार पैसा तब देती है जब मैचिंग आप भी 20% दे पाए। आपको प्रपोजल देना पड़ता है कि उस पैसे का आप क्या करेंगे, बांध बनाएंगे कि खेती करेंगे कि घर बनाएंगे। यहाँ का अफसर और सरकार इतना निकम्मा है कि उसको फुर्सत ही नहीं है, जो पैसा आया आया, नहीं आया तो नहीं आया। हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़िए। मनरेगा के मजदूर को अगर कृषकों को दे दिया जाए जिसके पास जमीन है, इस शर्त के साथ कि अगर आप धान गेहूं की खेती छोड़कर नकदी फसलों की खेती करने लगे तो आपको मजदूर मुफ्त मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम लोग मनरेगा का पैसा जो दिल्ली सरेंडर कर रहे हैं वो पैसा बिहार में आने लगेगा। दूसरा, जिस किसान को भी आप मजदूर दीजिएगा वो मजदूर से काम कराएगा, चोरी नहीं होगी। तीसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल गो अप। अगर आप अभी धान उगा रहे हैं 1 एकड़ में, उसी 1 एकड़ में अगर आप लहसुन उगाने लगिएगा तो आपकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार में जो जमीन है उसको कोई बढ़ा नहीं सकता, उसी जमीन से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो जो 3 बातें हम लोग कह रहे हैं जिससे बेरोजगारी और पलायन को रोका जा सकता है, वो है पूंजी की उपलब्धता, दूसरा है पूंजी का जो कॉस्ट है उसको टेम्पररी कम से कम 5 साल 10 साल उसको सब्सिडाइज करना, मतलब 4% 5% पर लोगों को दिलाना, और तीसरा मनरेगा को कृषि से जोड़कर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को सुधारना।